Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. अर्जुन नींद आ रही है? हाँ सर, थोड़ी सी। और कल कहाँ थी भावना, खुशबू? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल कहाँ थी आप? Sir, kal I was not well. ओके। भावना? Screen पे देख रही थी। हाँ भी तबीयत खराब थी। चलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑब्लिक कोलिजन कल बता दिया था क्या? नहीं सर। नो सर, आपने आज बोला था बताइए। इक्वेशन कल कराएंगे। ठीक है, आज चलिए कराएंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और सर वो एक क्वेश्चन पहले का भी था जो आपने कल मतलब भूल गए थे। बताओ कल क्वेश्चन कोई रह गया था? सर, वो हाँ पहले सर, आपने आपने होमवर्क के परसों दिया लिए था। अच्छा, जो परसों होमवर्क दिया था वो? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। अभी फॉर्मूले पहले इसको मैं खत्म कर लूँ, टेंशन मत लीजिए, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा इसी में। वैसा आपको ऐसे फॉर्मूले के रूप में याद रखना, वो मैंने दिया था कि अगर निकाल सकते हैं तो। नहीं निकाल सकते क्योंकि उसमें एक मैथ्स का सीरीज का एक टर्म आता है, वो मेरे को बस बताना है और कुछ नहीं। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। एक जीपी बनेगी और जीपी के समेशन का फॉर्मूला आपको पुट करना है। प्लीज आप लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। देखिए, ऑब्लिक कोलिजन का मतलब क्या है? जिसमें लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों अलग अलग हो, या दोनों के बीच में कोई एंगल बने। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास आपको 4 kg दिया हुआ है, इसका रेडियस 2 मीटर
और ये 10 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक और बॉडी है जिसका रेडियस 3 मीटर, मास 2 kg, ये लेफ्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2। फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आप लोग निकालेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? 0। लाइन ऑफ इम्पैक्ट में नेट फोर्स Yes, कितना sir. होगा? 0 होगा। अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था हेड ऑन कोलिजन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में वो फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। हेड ऑन कोलिजन में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम थे। ट्राई कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। जब दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं उस केस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये आपका 2 मीटर है और ये 3 मीटर। कोलिजन के समय यही होगा। ठीक, दोनों बॉडी कोलाइड कर रहे हैं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यही होगा। ये आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। नॉर्मल का डायरेक्शन ये होगा ना ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक, तो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अगर मैं यहाँ पे इन डिस्टेंस के बारे में बात करूं, ये प्लस ये दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए, तो पहले वाले का रेडियस 2, सेकंड वाले का 3, तो ये टोटल डिस्टेंस 5. कितना हो जाएगा? 5।
यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम में शो किया हुआ था, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसका जो सेंटर है वो इसका टेंजेंट है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया हुआ था। ठीक, तो थोड़ा सा डायग्राम को मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ। कुछ ऐसा, दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया आपने, ये 5 मीटर है, ये आपको पता है 3 मीटर। अब आप एंगल निकाल सकते हैं, ये एंगल कितना होगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, 53 बेस सर। कितना है? 53। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इस डायरेक्शन में मेरे को वेलोसिटी के कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, मेरे को ये गिवन था कि इस डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है ये है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये 53 है तो ये एंगल कितना होगा? 37। तो ये एंगल आपका कितना है? 37। और ये वेलोसिटी कितना है सेकंड बॉल का? ये वेलोसिटी है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल के साथ 53 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा? 37। ये डायग्राम क्लियर है सभी को? यस सर। अब बस इसके कंपोनेंट्स निकाल लीजिए। इसके कंपोनेंट्स अगर मैं निकालूं तो इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? sin 37 दैट मीन 6 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा cos 37 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं है। 5 के कंपोनेंट्स निकाल लीजिए, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? Yes. हेड ऑन कोलिजन में जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। हेड ऑन कोलिजन में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों सेम थे। जो हेड ऑन कोलिजन में जो फॉर्मूला है वो हर एक जगह एप्लीकेबल है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो मैंने कहा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक, तो बताइए U1 ये A बॉडी है, ये B बॉडी है। U1 की वैल्यू कितनी है साइन के साथ? 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखते जाइए। U2 की वैल्यू कितनी है? -4 मीटर पर सेकेंड अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। P इनिशियल मोमेंटम कितना है? मास इंटू वेलोसिटी, 4 इंटू 8 माइनस मास इंटू वेलोसिटी, तो ये कितना आ रहा है? 24। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चलिए, तो V1 का फॉर्मूला याद कीजिए। V1 इज इक्वल टू, कल हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था P इनिशियल प्लस क्या था? M2 इंटू E U2 माइनस U1, ये था ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। याद करने का तरीका क्या, मैं V1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे सेकंड वाले की सब चीजें आएंगी पहले। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। P इनिशियल कितना है? 24 प्लस M2 कितना है? 2, E की वैल्यू 1/2, U2 क्या है? -4, और U1 कितना है? -8 डिवाइडेड बाय टोटल मास 6। उसी तरीके से V2 की वैल्यू आ जाएगी
24 plus m1 into E u1 minus u2 8 plus 4 divided by total mass 1/2 है E की वैल्यू divided by 6 आ गया v1 v2 Yes, sir. चलिए v1 की वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट किया किसी ने सर 2 आ रही है V1 2 और v2 6 आ रही है क्लियर है यहाँ तक सर 8 आ रही है 8 आ रही है हाँ सर सॉरी मैंने दिमाग में वही चल रहा था 8 ठीक है अब देखिए मेरे को आफ्टर कोलिजन अभी तक वेलोसिटी निकली नहीं है ये तो आपने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकाले हैं अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ठीक है तो मैं अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे आऊं इस डायरेक्शन में v1 की वैल्यू कितनी हो गई अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट 2 मीटर पर सेकेंड ये तो था और v2 की वैल्यू भी क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब डाउनवर्ड मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना था लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ता है क्या नहीं। नो पहले तो ये 6 था और ये आपका 3 था रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ए और बी का ए का हो जाएगा √6² प्लस 2 स्क्वायर और बी का हो जाएगा √8² प्लस 3 स्क्वायर क्लियर है हो गया अब देखिए आपने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे फाइंड आउट द एवरेज फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन इस टाइप के आते हैं कि एक वॉल है आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल है ना उसके बाद एक वाटर पाइप है वो आपका सामने दीवार से टकरा रहा है पानी नीचे गिर जा रहा है तो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वॉल ऑन द वाटर या फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल किए ना ऐसे क्वेश्चन ठीक है तो हम लोग वही कर रहे हैं थोड़ा से कॉन्सेप्ट को सीखें स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपने किए भी होंगे लिख लीजिए हेडिंग डाल लीजिए एवरेज फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन एवरेज फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं और चीजों को समझते हैं क्या है इसका मतलब मैंने कहा कि एक वॉल है बॉल्स हैं कई सारी बॉल्स हैं और हर एक बॉल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड बॉल का मास आपको दिया हुआ है 1 kg ऐसे बहुत सारी बॉल्स हैं एक के पीछे एक हैं हर एक की स्पीड सेम है और हर एक बॉल्स के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है जैसे हम लोग मशीन गन से बुलेट फायर कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है ना फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गन इन 1 मिनट
1 मिनट में कितना फोर्स एक्सर्ट किया गया, ठीक है। तो वैसे मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे बॉल्स हैं, हर एक की स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, और हर एक बॉल के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मैंने सिर्फ 2 दिखाए हैं, ऐसे बहुत सारे बॉल्स हैं, हजारों बॉल्स हैं एक के पीछे एक, और ये सभी बॉल्स कहाँ आ रही हैं, वर्टिकल वॉल की तरफ। तो यहाँ पे आपको कुछ निकालना है, फाइंड एवरेज फोर्स, फाइंड एवरेज फोर्स exerted by balls on ball। याद कीजिए मैंने बताया था कि F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, वही चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अगर मैं डेल्टा टी को 1 सेकेंड ले रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऐसे ही डिफाइन किया जाता है एवरेज फोर्स को। अगर डेल्टा टी को 1 सेकेंड ले रहा हूँ, तो एफ एवरेज का मतलब क्या हुआ, एफ एवरेज का मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। ये क्लियर है? अगर आपको कोलिजन के दौरान एवरेज फोर्स निकालना है तो हम लोग निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से इसी क्वेश्चन को। सो हो गया। ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि हाँ, अगर हमें एवरेज फोर्स निकालना है इसका मतलब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। इस क्वेश्चन में एक चीज और दे दूं कि जब बॉल टकरा रही है वॉल के साथ, टकराने के बाद बॉल सीधे नीचे आ जा रही है। सेम कॉन्सेप्ट पानी के साथ भी करते हैं हम लोग कि वाटर पाइपलाइन है, वर्टिकल वॉल से टकराया और पानी सब नीचे गिर रही है, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में कि जो बॉल्स हैं वॉल के साथ टकरा रही हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो जा रही हैं। तो इस केस में आपको एवरेज फोर्स निकालना है। आप लोग ये बता सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में फिगर को देखते हुए किस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है? एक्स डायरेक्शन के अंदर एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है पक्का? सर वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो एमजी लग रहा है। सर एक्स में ही है क्योंकि नीचे जा रहा है तभी तो वाई जी एक्स डायरेक्शन में ही है। कौन वो नेट फोर्स 0। अगर मेरे को यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? जल्दी से बताइए, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? डेल्टा पी फॉर 1 बॉल, पहले एक बॉल के लिए निकालूं। फाइनल मोमेंटम कितना है? 0 0 0 0। मैंने बोला ना वर्टिकली फॉल करिए नीचे, कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि फाइनल मोमेंटम कितना, 0, इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू वी मतलब 10। तो मैं सिंपल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मैंने लिखा तो कितना लिख दिया, 10 इंटू 1। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 1 सेकेंड पहले, मैं 1 सेकेंड पहले के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे को तो यहाँ पे ये दिया हुआ ना कि एवरेज फोर्स निकालना है, और एवरेज फोर्स कितने टाइम के लिए निकालना है, 1 सेकेंड के लिए। लेकिन मेरा मेन मोटो है कि डेल्टा पी निकाल लूं फॉर 1 सेकेंड। यहां पर 1 सेकेंड में कितने बॉल्स टकराएंगे ये निकाल सकते हैं क्या?
क्योंकि देखिए एक के पीछे एक बहुत सारी बॉल्स हैं और हर एक बॉल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मतलब कि 1 सेकंड में जो बॉल है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 10 मीटर, है ना। तो Yes, 10 मीटर की डिस्टेंस में कितनी सारी बॉल्स होंगी, सिंपल बेसिक मैथ्स है, निकाल सकते हैं। 10 मीटर में कितने सारे बॉल्स आ जाएंगे, दो बॉल्स के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। ये बहुत आसान है। 10 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर में डिवाइड्स कर दीजिए, उतनी तो नंबर है वो बॉल्स आ जाएंगी। यस सर, ये कितना आ 1000। गया, 1000 बॉल्स। 1000. ये 1000 बॉल्स आ गए। तो हर एक बॉल की स्पीड आपको कितनी दी हुई थी, 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉल के लिए आपने ये निकाल लिया ना कि एक बॉल का मोमेंटम कितना आएगा, 10। तो 1 सेकंड में टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, NMV। है ना। 1 सेकंड में 1000 बॉल्स टकरा रही हैं 1000 और into एक बॉल के लिए आपको मोमेंटम पता है 10 है, तो 1000 बॉल्स का चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा। 10,000। बिल्कुल सही। यही क्या है, Average force। आ गया समझ में। नोट कर लीजिए, क्लास क्वेश्चन फॉर्मूला ही बता देता हूं, वाटर वाला, कि वाटर कैनन है, टकरा रहा है वॉल के साथ, तो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ओके। मैंने कहा कि एक पाइपलाइन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता है, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है कैपिटल ए। इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और आपको पानी की स्पीड दी गई है v मीटर पर सेकंड। पानी का डेंसिटी है रो। ये सामने वॉल है, पानी टकराया और टकरा के नीचे आ रहा है। तो आपसे पूछा गया एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स exerted by water on wall। तो एवरेज फोर्स का मतलब आपने क्या समझा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि फाइनल मोमेंटम तो 0 है ना, पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। मेरे को ये पता चल गया चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। ये क्लियर है सबको। लेकिन मेरे को मास निकालना पड़ेगा ना, वो भी 1 सेकंड में कितना मास फ्लो किया। तो 1 सेकंड में आपको पता है ना कि 1 सेकंड में ये कितना लेंथ कवर करेगा, कितना लेंथ कवर करेगा, v मीटर इन 1 सेकंड। v मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, v मीटर, ठीक है। तो ये v मीटर पता है आपको, मतलब लेंथ पता है, सर इसका मास एरिया पता है, तो वॉल्यूम आ जाएगा। रो AV। हाँ, तो सिंपल वॉल्यूम आ जाएगा, तो उसके बाद मास आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये कितना आ जाएगा, रो ए
v इंटू वी, तो ये वैल्यू आ गई रो ए वी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, अगर पानी वाला केस आता है तो मैं ये कर सकता हूँ डायरेक्ट। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ सर बोलिए बोलिए आपने तो बोलिए। जो वी था वो मीटर में लिया था ना आपने, तो 1 सेकंड में तो ये कैसे हो जाएगी? क्या 1 सेकंड में? सर जो आपने इधर रो ए वी इंटू वी लिया है, हाँ हाँ, इसमें एक तो डिस्टेंस है ना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सर कैपिटल ए वी। क्रॉस सेक्शन। हाँ वी डिस्टेंस है 1 सेकंड में। हाँ ठीक है हाँ बोलिए। तो सर ये तो डिस्टेंस हुई, तो सर आपने इसको वेलोसिटी कैसे मान ली 1 सेकंड में? अच्छा, मैंने जैसे कि मेरी स्पीड कही 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकंड में मैं कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ? 10 मीटर। 10 मीटर। तो पाइप की लेंथ हो गई 1 सेकंड में कितनी? 10 मीटर। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? कैपिटल है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पानी का 1 सेकंड में? कैपिटल ए इंटू वी। हम्म वॉल्यूम आ गया तो मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 सेकंड में कितना मास फ्लो किया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम्म तो मास की जगह वैल्यू पुट कर दी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैं पर सेकंड के बारे में बात कर रहा हूँ ना, नहीं आया? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए हेडिंग डाल लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। अब देखिए, रोटेशन मोशन को हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रोटेशन का बेसिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आगे जाके आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। सर इसमें ये क्यों ले लिया, ये लेना चाहिए था, ये क्यों ले लिया, ऐसा करना चाहिए था। बिल्कुल, हम लोग लीनियर मोशन के बारे में बात करें, क्योंकि रोटेशन में प्योर रोलिंग भी आएगा, तो मैं सबको बाइफरकेट करके बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बॉडी लीनियर मोशन कर रही है। कोई बॉडी है लीनियरली मूव कर रही है। प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है? एक रॉड है, इसको आपने यहाँ पे हिंज्ड कर दिया। अगर मैं इस रॉड को हिंज्ड कर दूं तो ये प्योर रोटेशन ही कर सकता है, लीनियर तो इसमें आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो ये क्या है? प्योर रोटेशन का एग्जांपल। अगर कोई व्हील है, जैसे पहिए के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है आपका? ओमेगा भी आ रहा है और सेंटर ऑफ मास आपका लीनियरली मूव भी कर रहा है। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी पॉइंट ले लूं ए को, तो मैं क्या लिखूंगा? ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज सर्कुलर। पहले भी बता चुका था। अगर मैं इसके सर्कमफेरेंस में किसी भी पॉइंट को मानता हूं तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगा? सर्कुलर। ठीक है, तो मैं इस रोटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखूंगा। मैं सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन के बारे में बात करूंगा, इसका मतलब क्या? रोटेशन। प्लस सेंटर ऑफ मास को देखूंगा, इसका मतलब क्या? ट्रांसलेशनल। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो प्योर रोलिंग में हमेशा ऐसे ही करते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास के एनालिसिस करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास मेरे को लीनियरली मूव करता हुआ नजर आता है, और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में जितनी भी पॉइंट्स हैं सब मेरे को कैसे नजर आते हैं? सर्कुलर मोशन करते हुए। ये स्टार्टिंग में भी बता चुका था जब सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहा था, याद आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? यस सर। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल।
ट्रांसलेशन मोशन कौन कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। और रोटेशन मोशन कौन कर रहा है? जितने भी पॉइंट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ, नहीं मैं तो जाऊंगा अभी। चलिए, अभी तो मेरी क्लास चल रही है, थोड़ी देर में बात करता हूँ। घर से क्लास ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट आएंगे नहीं आएंगे? मैं तो जाऊंगा। चलिए, अब रिजिड बॉडी में आप लोगों को पता है कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में क्या रहती है? कांस्टेंट। उसको हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आते हैं धीरे धीरे। मैंने कहा कि कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं। नहीं तो मैं डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लेता है, 2-3 क्वेश्चन करवाता, खत्म हो जाता। मान लीजिए कोई एक रिजिड बॉडी है, प्योर रोटेशन कर रहा है। मैंने हिंज्ड कर दिया है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैंने क्या किया? रिजिड बॉडी को मैंने हिंज्ड कर दिया, ये हिंज्ड है। मैंने रिजिड बॉडी को हिंज्ड कर दिया तो ये क्या करेगा? प्योर रोटेशन, लीनियरली मूव तो कर नहीं सकता। ठीक, तो मैंने इसको हिंज्ड कर दिया और मैंने कहा कि ये क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। मान लीजिए आपने ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इस रिजिड बॉडी में कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। तो मैंने मान लिया, जैसे मान लीजिए M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। थोड़ा चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए, ये M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। अगर M1 के बारे में बात करूं तो M1 की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? इसको मान लीजिए R1, तो ये कितनी हो जाएगी? R1 इंटू ओमेगा। उसी तरीके से जो M2 है इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? R2 इंटू ओमेगा। V इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, वैसे ही M3 के लिए हो जाएगी R3 ओमेगा और M4 के लिए हो जाएगी R4 ओमेगा। ऐसे ही बहुत सारे। अब अगर मेरे को यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना है रिजिड बॉडी के लिए तो मैं क्या लिखूंगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, सो ऑन। हर एक पॉइंट मास की मेरे को काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ पूरे सिस्टम के लिए। v1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपने कहा हाफ m1 ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा R2 का स्क्वायर, सो ऑन। इस पूरे में से क्या चीज कॉमन आ रही है? हाफ ओमेगा स्क्वायर। अंदर क्या बच जाएगा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, सो ऑन। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं कि ये जो आप लोग काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, जैसे कि लीनियर मोशन में याद कीजिए, लीनियर मोशन में हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं वो लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब m सिंपल, आप लोग m का मतलब क्या समझते हैं? सिंपल मास है। ठीक है, केमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि हाँ जितनी भी क्वांटिटी है उसके अंदर उसको हम लोग मास कहते हैं।
अब मैं थोड़ी सी इसको फिजिक्स के भाषा में समझूं, थोड़े और आसान तरीके से मैं कहूंगा। फिजिक्स में जैसे कि हम लोग जब लॉज पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ, तो मैं कहता हूं कि अगर रेस्ट से मोशन में लेकर आना है, ठीक है, रेस्ट से अगर मोशन में लेकर आना है, मान लीजिए आपके सामने दो बॉक्स रखे हुए हैं, एक का मास है 5 kg और दूसरे का मास है 500 kg, ठीक है, एक का मास है 5 kg और दूसरे का है 500 kg। मेरे को दोनों को मूव करना है। अगर मेरे को मूव करना है, अगर मैं मूव करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, ठीक है। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है वो आपका मास पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं इसको फिजिक्स में समझूंगा तो मैं कहूंगा कि मास का मतलब क्या है, ये वो कष्ट है, मतलब कि एक प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट है जो कि काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए जिसका मास ज्यादा होगा मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसे लॉजिकली सोचिए, एक 500 kg का बॉक्स रखा है, 5 kg का बॉक्स रखा है, तो 5 kg को मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ, ठीक। तो मैं इसको ऐसे सिंपल से समझूंगा कि काइनेटिक एनर्जी में जो हाफ mv² में जो m आ रहा है वो लीनियर मोशन में प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट है, क्योंकि मास जितना ज्यादा होगा मेरे लिए प्रॉब्लम उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि उसके लिए उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ भी करवाने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे रोटेशन में आइए, अगर मैं रोटेशन में आऊं तो यहाँ पे जो आ रहा है हाफ ओमेगा स्क्वायर, उसके साथ जो यार है, क्योंकि हम लोग लीनियर में बात करते हैं, वेलोसिटी स्क्वायर के साथ जो था वो था मास, वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट था। यहाँ पे पार्टिकल क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है मतलब कि ओमेगा आएगा, ओमेगा के साथ कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट। तो ये मेरे लिए मास वैसी चीज है जो कि बॉडी को लीनियर मोशन करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं इस भाषा में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लॉजिक बता क्लियर हो जाएंगे थ्योरी के। मैं लीनियर मोशन में अगर मेरे को किसी भी बॉडी को मूव करना है, अगर लीनियर मोशन में किसी भी बॉडी को मूव करना है तो मैं मास को दूसरे तरीके से डिफाइन करूंगा। मैं मास को इस हिसाब से डिफाइन करूंगा कि ये वो कष्ट है जो कि लीनियर मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कष्ट मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा कष्ट होगा मेरे को, मतलब उतनी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां पे क्या कर रहा है, बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है। अगर बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है मतलब कि इसको मेरे को घुमाना है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, तो मैं कहूंगा ये वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट है जो कि घुमाने में लग रहा है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट जो कि मेरे को घुमाने में कष्ट पैदा कर रहा है। मास लीनियर मोशन पैदा करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ये जो पार्ट है रिजिड बॉडी को घुमाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नहीं 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 जा रहा है सर में। मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को लीनियरली मूव करवाने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना ही मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको घुमाने में। सिंपल सा क्वेश्चन, बस ये मेरे को समझाना था। तो इसी को आपने क्या कहा, इसी को आपने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या इंट्रोड्यूस कर देते हैं, आई, और आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई को याद रखिए, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई का स्क्वायर। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ये तो नोट कर लीजिए, फिर मैं एक दो पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। तो हो गया। ठीक है,
सबसे पहले ये बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर। mr स्क्वायर है ना फॉर्मूला, तो केजी मीटर स्क्वायर। लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, second point, mass of particles, mass of particles, third point, density, density of material, fourth point, sorry, next point, shape and size of body, shape and size of body. यहाँ पे देखिए, जो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट में उसको रोटेट कर रहा हूँ, उस मास का वहां से कितना डिस्टेंस है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम में देखूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये हिंज्ड पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट सभी मास क्या कर रहे हैं? आपके रोटेट कर रहे हैं। तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1 डिस्टेंस, R2 डिस्टेंस, R3 डिस्टेंस, मतलब कि जितने भी मास हैं उन सब का यहाँ से कितना डिस्टेंस है। तो इसलिए पहला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मास ऑफ पार्टिकल, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर। मास जितना ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने लिखा डेंसिटी। डेंसिटी ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा होगा। ठीक है, कम वॉल्यूम में ज्यादा मास। ठीक है, सबका मतलब एक ही है, लेकिन ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं सभी टर्म्स लिखवा दे रहा हूँ। उसके बाद शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। शेप एंड साइज ऑफ बॉडी का मतलब क्या हुआ? जितनी बड़ी बॉडी होगी उतने ही R1 R2 R3 ये सब, यही हुआ ना। अगर छोटी बॉडी होगी तो R1 R2 R3 इन सब की वैल्यू क्या होगी? छोटी। अगर बहुत बड़ी बॉडी ले लूंगा तो R1 R2 R3 इन सब की वैल्यू क्या होगी? बहुत बड़ी। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सा है, जल्दी से करके दिखाइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन करते समय आपको जरा सा भी नहीं घबराना है, क्योंकि डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। और जब भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो कैसा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अभी एक दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट मास हैं, m और m। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है 10 मीटर। इसके मिड पॉइंट से ये एक्सिस है, ए बी क्या है? एक्सिस है, जो कि एंगल बना रहा है 37 डिग्री। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि इसके अबाउट दोनों मास क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। ये मिड पॉइंट से टच होता हुआ निकल रहा है, मतलब कि ये डिस्टेंस 5 मीटर है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस। जल्दी से कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस।
सर 18m। सही है। सिंपल मास से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये आपका 5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सामने वाला 3 मीटर। साइन 37 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 37 है तो ये भी 37 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी। तो मैं पहले वाले मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, दूसरे वाले मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं। तो ए के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर, और बी के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 18m kg मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे मास रखे हुए हैं, m m m m। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि इसके डायगोनल से पास हो रहा है। स्क्वायर की साइड दी हुई है आपको a, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हर एक मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, एम आर स्क्वायर करते जाइए, आ गया आंसर। सर m स्क्वायर। सर 4m स्क्वायर। सिर्फ एम ए स्क्वायर होगा। m स्क्वायर ये। देखिए ए बी सी डी, जो ए वर्टेक्स पे जो आपका मास रखा हुआ है, इस एक्सिस से उसकी कितनी डिस्टेंस है, 0। 0। तो एम आर स्क्वायर तो इसका 0 हो गया। जो बी वाला है उसका इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, ये होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी a का। by root 2। टोटल डायगोनल कितना होता है, a रूट 2। तो ये हम्म। कितना हो जाएगा, a रूट 2/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, m r स्क्वायर, a रूट 2/2 का होल स्क्वायर। सी वाला तो इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। उसी तरीके से डी वाले की कितनी हो जाएगी, सेम। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी जीरो आपकी। कैसे होगी? कौन सी वैल्यू? सी वाली। मैं तो देखिए सोच रहा हूँ कि जो जो वीडियो ऑन नहीं करें किसी का जवाब ही नहीं दूंगा। जो मेरे सामने 3 नजर आ रहे हैं बस ये लोग पूछेंगे तो क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि मेरे बोलने के बाद जब आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आपके बोलने के बाद मैं भी जवाब नहीं दे सकता। टीट फॉर टेट। सी वाला क्या है, सी वाले पॉइंट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसी पॉइंट से आपका एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। अगर इसी पॉइंट से एक्सिस पास हो रहा है तो सी की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना हो गया, 0। 0। बस इसलिए मैंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सी इज 0। सी वाले वर्टेक्स के लिए 0 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? इसी का नेक्स्ट पार्ट करके दिखा दीजिए। If axis of rotation
passes through perpendicular to any vertex. अगर किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सर 10 m²। क्या क्या? 10 ma²। 10 ma²। कैसे कर रहे नहीं हैं? सर 10 नहीं होगा सर, ऊपर। सर 2ma²। हाँ 2 m²। ma², उससे ज्यादा आना चाहिए। सर 4m²। हाँ, क्या हुआ, जो नहीं आ रहा? क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया अरे तो बोलना चाहिए ना। सर, वो आंसर बोल रहे थे इसलिए मैंने पूछा नहीं। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आया समझ में? देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इनटू द पेपर जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ए वाली की डिस्टेंस कितनी है डी से? ए तो सिंपल ma²। बी वाली की डिस्टेंस कितनी है ए से, सॉरी डी से? a√2। a√2 डायगोनल हुआ ना, तो क्या हो जाएगा ma²। सी वाले की कितनी डिस्टेंस है डी से? a ma²। हो गया आंसर। सर ये एक्सिस का समझ नहीं आया, ये परपेंडिकुलर कैसे हुई एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टेक्स के? एक स्क्वायर बना लीजिए कॉपी पे, एक पेन बना लीजिए लिया सर। और उसको वर्टेक्स पर रख दीजिए। यस सर। अब आगे समझ में? अच्छा ऐसे, ठीक है सर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो हमने फॉर्मूला पढ़ा mr², वो कब एप्लीकेबल था? जब मास कैसे हो, पॉइंट मास हो। लेकिन अब क्या है, मास आपका पूरा यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा बताइए? कोई सा भी डिफरेंशियल एलिमेंट ले लूंगा, उसके कारण स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, उसके बाद इंटीग्रेट कर दूंगा। यही करूंगा ना? ठीक, तो इस बेसिक रूल को याद रखिएगा। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं, आप लोग आंसर देते जाइए कि क्या क्या करें। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, इसका मास m है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फाइंड क्या करना है? सर इसमें रॉड Moment का of मोमेंट ऑफ inertia। इनर्शिया लगाना है, फिर ml² ही लेंगे। मेरे को तो सिंपल क्वेश्चन यही है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर तो ml² + md²।
क्यों इतना बड़ा ब्लंडर? जीरो? गलत। सर md स्क्वायर। खत्म। md स्क्वायर। अरे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, कोई सा भी डिफरेंशियल एलिमेंट मान लीजिए, ये मान लिया डिफरेंशियल एलिमेंट। तो इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास dm है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? d है। तो अगर मैं इसके लिए स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डी स्क्वायर को मैं बाहर लिख लूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूंगा? dm। इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब क्या हो गया? टोटल मास। ये सिंपल। आप लॉजिक के लिए देखिए, आपके हाथ में पेन है, ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है इसको, अब बीच में कहीं पे एक्सिस है, आप इसको गोल गोल घुमाइए ना, एक सिलेंडर बनाइए पेन को घुमाते हुए, अपने हाथ को घुमाइए, रोटेट कीजिए ताकि एक सिलेंडर बने। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर ना। नहीं आ रहा? नहीं सर। पेन पकड़िए अर्जुन, हॉरिजॉन्टली पकड़िए, वर्टिकली नहीं। हाँ, दोनों हाथ से एक सिलेंडर बनाइए रोटेट करते हुए, अपने हाथ को रोटेट कीजिए। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे सिलेंडर बनेगा। हाँ, जैसे ये भावना कर रही है। भावना बताइए। सॉरी, जूही, खुशबू, खुशबू, खुशबू बताइए। हाँ, तो ये सिलेंडर बन रहा है ना, इसका सेंटर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कितना हो जाएगा? m इंटू डी स्क्वायर। खत्म। पूरा का पूरा मास उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। मैं पॉइंट मास लूं या पूरा मास लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन। अब गलती मत कीजिएगा, एक रिंग है। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कैपिटल R। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, रटी हुई चीज मैं बताइएगा, सोच के बताइएगा, क्योंकि मैं पूछूंगा अभी क्यों कर दिया ऐसा। मीनाक्षी बताइए। सर सर mr स्क्वायर बाय 2। नहीं। हरित। सर mr स्क्वायर। कैसे? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। भावना। सर नहीं आ रहा समझ। बेटा बेसिक को कभी मत भूलिए, बेसिक अभी क्या बताया?
इसमें मास पूरा टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो मैं यहाँ पे कोई सा भी एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा पहले। अगर मैं कोई सा भी एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ डीएम, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आर। मैं ऐसे कोई से भी एलिमेंट्स ले लूँ, मैं यहाँ पे एलिमेंट लूँ, यहाँ पे एलिमेंट लूँ, यहाँ पे एलिमेंट लूँ, या कहीं पे भी एलिमेंट लूँ, हर एक की डिस्टेंस यहाँ से कितनी रहेगी आर। तो मैं स्मॉल अगर डी आई निकालूं, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं क्या सिंपल लिखूंगा, डी एम इंटू आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल मिल जाएगा ना, तो आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो डीएम को इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल मास मिल जाएगा। ये रिंग आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो नॉन यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मली, कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो टोटल मास देगा। तो मैंने ना डिस्क समझ के कर दिया था। आगे समझ में? सर एक हॉलो सिलेंडर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका रेडियस आर है और इसका मास आपका कैपिटल एम है। अब हॉलो सिलेंडर के बेस पे अपने एक हाथ को रखिए, ठीक है, और एक हाथ ऊपर रखिए ऊपर वाले सरफेस एरिया पे, और दोनों हाथ को चपटा कर दीजिए। क्या बन जाएगा? रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो ये सिलेंडर का भी कितना होगा? एम आर स्क्वायर। खत्म। यस सर। ये सब चीजें याद करने का तरीका है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर को मार के चपटा कर दूंगा, क्या बन जाएगा? रिंग। और रिंग का सेंटर पे कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइम पे इसके आगे करते हैं। ट्रायंगुलर प्लेट रिंग आधे घंटे में मेरे ख्याल क्वेश्चन हो जाएगा। टॉर्क वेडनेसडे तक हो जाएगा आपका रोटेशन, बहुत ज्यादा सर नहीं वो बचा हुआ जीपी वाला क्वेश्चन। देखिए जीपी के समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हिंट दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही। यस सर। जीपी के समेशन का फॉर्मूला ए प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसी अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। समेशन ऑफ जीपी। आर क्या है? कॉमन रेशियो। और ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जीपी के इन्फिनिटी समेशन का फॉर्मूला है, ऐसे ही यूज होगा कुछ वहां पे। याद है ना कौन से क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ? ये एक आपको दिया था टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। सर हाँ सर अगर इसको रिंग ना बनाए और हॉलो सिलेंडर का निकालें तो कैसे निकलेगा? फिर तो वैसे ही इंटीग्रेशन करके एक मेरे को अच्छा, डिफरेंशियल एलिमेंट रिंग मानना पड़ेगा, ठीक है उसका मैं सर, आता है वो निकालूंगा। तो। हाँ। ओके। आप लोग डेरिवेशन पे मत जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे डेरिवेशन है, मेरे को चीज़ों को बस याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, बस उसका एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। अब प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक बार पढ़िए, कल संडे है, टाइम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चन आने के, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसान भी है, ठीक। तो इसलिए एक बार थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम लोग मंडे को थोड़ा सा फास्ट चल सकेंगे, नहीं तो अगर कुछ भी मंडे नहीं को तो पढ़ा टेस्ट होगा। है ना? मंडे को नहीं, टेस्ट है ना? मॉर्निंग में तो क्लास है। ओके। हाँ ठीक है, जैसा भी होगा कल इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। ओके सर। अगर क्लास नहीं होगी तो कल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अदरवाइज क्लास होगी, ठीक है। नहीं होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कल इवनिंग तक, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।